अब तक क्यों नहीं आया जैसे सवालों के बीच अंततः बिहार में एनडीए का चुनावी मैनिफेस्टो आ गया। शो में विस्तार से जानेंगे एनडीए का संकल्प पत्र महागठबंधन के तेजस्वी प्रण से कितना अलग है। करोड़ नौकरी, लाखों की मदद, हजारों हर महीने जैसे वादों के बीच एक सवाल तो बना हुआ है कि नौकरियों का पैसा कहां से आएगा। जवाब चाहे तेजस्वी दें चाहे नीतीश कुमार, लेकिन भविष्य के वादों के साथ वर्तमान की सच्चाई की बात करनी भी जरूरी है। बीच चुनाव मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। आरोप लगे जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर। जाति के नाम पर खेला करने की बातें हो रही हैं, लेकिन खेल हुआ है कानून व्यवस्था से। सारे ब्यौरे देंगे। जिक्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका का भी। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा समय और किसकी कमी गिनाई गई, वकीलों में बहस क्या हुई और क्या बहस हुई बीजेपी और कांग्रेस में सरदार पटेल की जयंती पर। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Rajnivas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। पिछले 48 घंटे से चल रही कयासबाजी पर विराम लगा। एनडीए ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। नाम दिया संकल्प पत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार एनडीए के सारे बड़े लीडर्स मंच पर एक साथ दिखे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनता को ब्रीफ किया। घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग सबके लिए बराबर वादों की भरमार है। हर परिवार से एक सरकारी नौकरी के जवाब में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कही गई। 69 पेज के मैनिफेस्टो में मोटा माटी 25 वादे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य मुख्य घोषणाएं जान लीजिए। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा। राज्य के हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का वादा भी इसमें शामिल है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा, यानी उन्हें सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पाने में मदद की जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से जुड़े बिजनेस ग्रुप्स को 10-10 लाख रुपए तक की सहायता देने का वादा। किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि शुरू करने का वादा। इसके तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपए की सम्मान निधि राज्य सरकार देगी। केंद्र की ओर से 6,000 ऑलरेडी मिल रहा है, अब बढ़कर के 9,000 हो जाएगा। 4 नए शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने और 7 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा। इससे इतर गरीबों की भलाई के लिए पंचामृत गारंटी की बात कही गई है। गारंटी के तहत गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने का वादा किया गया है। साथ ही 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा भी इस गारंटी के तहत किया गया है। एनडीए के नेताओं ने मैनिफेस्टो को बिहार में विकास मॉडल का ब्लूप्रिंट बताया। एनडीए का मैनिफेस्टो यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विश्वास, इसको कहते हैं एनडीए का मैनिफेस्टो। और 5 पांडव आज साथ बैठकर अपने महाभारत के पहले युद्ध के पहले इस मैनिफेस्टो को जारी कर रहे हैं। मतदाता मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी पर विश्वास करती है। हमारा यूनिक डॉक्यूमेंट है। हमने जो क्लेम पिछले बार किया था, मैनिफेस्टो में लिखा था 19 लाख रोजगार, 50 लाख से अधिक रोजगार और नौकरी देने का काम किया है। और निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, 1 करोड़ से अधिक जॉब की अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी, रोजगार सृजित करने का अवसर हम पैदा करेंगे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड डीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। उधर महागठबंधन ने मैनिफेस्टो को लेकर एनडीए सरकार की आलोचना की। तेजस्वी यादव ने इसे कॉपी पेस्ट बताया। इसके साथ ही सीनियर लीडर्स के मंच से कुछ मिनट में ही चले जाने को लेकर के भी सवाल उठाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है।
20 साल बाद क्या संकल्प पत्र ला रहे हैं? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए, आपने किया क्या? बही खाता तो खोलिए, फिर लाइए ना अपना नया मैनिफेस्टो। वायदे दोनों गठबंधन का एक जैसा हर जिले में उद्योग लगाएंगे साहब। अमित शाह कहते हैं जमीन कहां से लाएंगे उद्योग लगाने के लिए? मैनिफेस्टो कहता है हर जिले में हम उद्योग लगाएंगे। पहले तो आपस में ही सामंजस्य नहीं है, भाजपा के नेताओं का आपस में गठबंधन नहीं है, ये क्या गठबंधन चलाएंगे? बिहार में दोनों बड़े गठबंधनों के मैनिफेस्टो अब जनता के सामने हैं। तेजस्वी प्रण के मुकाबले है एनडीए का संकल्प पत्र। महागठबंधन ने हर परिवार से एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया। एनडीए ने सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने की बात कही। महिलाओं के लिए महागठबंधन ने 2500 रुपए देने का वादा किया, जबकि एनडीए ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता करने की बात कही। एनडीए की ओर से महिलाओं को पहले से ही 10,000 रुपए दिए जा चुके हैं। डीबीटी स्कीम्स के तहत और भी जगहों पर पैसे खर्च करने के वादे हैं। ऐसे में दोनों के वादों में अप्रोच कितना अलग है? क्या ये फ्रीबीज देकर के वोट पाने की कवायद है? और सवाल ये भी है कि कैसे करोड़ों नौकरियों के वादे पूरे होंगे? क्या बिहार का जीडीपी इसके लिए तैयार है? क्या खजाने में इतना पैसा है कि ज्यादातर वादे पूरे हो जाएंगे? हमने साथी पत्रकारों से पूछा। अब जबकि बिहार में दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्र आ गए हैं, तो दोनों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि खासतौर पर नौकरियों के मामले में दोनों ने बहुत ही अतिरंजित किस्म के वादे किए हैं। जैसे महागठबंधन ने वादा किया है कि वो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। इतनी सरकारी नौकरी तो खैर बिहार में मुमकिन नहीं है, बिल्कुल अभी भी स्थिति ऐसी है नहीं कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। वहीं आज एनडीए ने कहा है कि वो 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार देंगे। तो हो सकता है कि सरकारी नौकरी कम हो और रोजगार ज्यादा हो। इन्होंने कौशल गणना की बात कही है, तो लोगों के स्किल का पता लगाकर फिर उसके आधार पर कुछ रोजगार वगैरह दे सकते हैं। इसमें थोड़ी सी संभावना रहती है कि कुछ हिस्सा हो, अगर वो सरकारी नौकरी का हिस्सा 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक रखते हैं, बाकी लोगों को रोजगार की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी लगता है कि संभावना है कि ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन महागठबंधन वाला तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि हमने जब 10 लाख नौकरियों की बात की थी तब भी उसको असंभव कहा गया था। लेकिन बिहार का बजट जो टोटल है वो अभी भी इतना नहीं है कि इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सके। एक तो मसला ये है। दूसरा मसला दिख रहा है कि महिलाओं को लेके भी दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें हैं। और तीसरा अति पिछड़ा। तो ये लगता है कि इन 3 समूहों को खास तौर पर घोषणा पत्रों में टारगेट किया गया है, युवा, महिला और अति पिछड़ा। इसमें महिलाओं पर ज्यादा फोकस एनडीए का है और युवाओं पर ज्यादा फोकस महागठबंधन का है। और ऐसा लगता भी है कि महिला ज्यादा एनडीए के पक्ष में नजर आ रही है और युवा तेजस्वी यादव की तरफ नजर आ रहे हैं। तो ये खास बातें हैं। और अति पिछड़ा दोनों में है, तो अति पिछड़ा को लेकर क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है तो उसको फोकस किया जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों समूहों को फोकस कर रहे हैं दोनों राजनीतिक गठबंधन, लेकिन टिकट देने के मामले में दोनों गठबंधनों ने इन तीनों समूहों को लेकर बहुत कंजूसी बरती है। बात बिहार की हो रही है तो चलते हैं मोकामा। राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है मोकामा। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद यहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जनसुराज के समर्थक दुलार चंद की हत्या का आरोप गैंगस्टर से नेता बने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर है। अनंत सिंह का कहना है कि ये सब उनके विरोधी सूरजभान सिंह की साजिश है, जिनकी पत्नी वीणा देवी वहीं से आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं उनके खिलाफ। इस मामले की तह में जाएंगे। पहले ताज़ा अपडेट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 अक्टूबर को दुलार चंद की अंतिम यात्रा के दौरान भी गोलियां चली। पंडारक के पास पत्थरबाजी हुई। और जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से मोकामा में लगातार तनाव है। आज पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को बाढ़ मंडल अस्पताल ले जाया जा रहा था, जो उनके घर से निकला था। 25-30 किलोमीटर का दायरा होगा, लेकिन उस दायरे को तय करने में मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे इन लोगों ने समय लगाया। और एक तरह से वो जो यात्रा है पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी, वो शव यात्रा में बदल गई। और पूरे इलाके में उनको देखने के लिए दोनों तरफ लोग बड़ी संख्या में नजर आए। और उनके जो समर्थक थे बहुत गुस्से में थे, वो अनंत सिंह को गालियां तक दे रहे थे और दुलार चंद यादव अमर रहे के नारे लगा रहे थे। ये तो हुआ। शाम होते होते पता चला कि उसमें इस मामले में पोस्टमार्टम में गोली लगने की बात सामने आ रही है। और पुलिस ने यह भी कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए वो पत्थरबाजी के मामले में थे। अभी तक अनंत सिंह या उनके समर्थकों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस कह रही है कि वो कार्रवाई करेगी। 5 लोग नामजद है इस मामले में। इसके अलावा 2 और FIR हुए, उसमें कुछ चीजें चल रही है। लेकिन तनाव बरकरार है और जिस तरह से वहां उत्तेजना है खासतौर पर दुलार चंद यादव के समर्थकों में, वो डराता है कि मोकामा कहीं फिर से हिंसा की चपेट में, बड़ी हिंसा की चपेट में ना आ जाए इस चुनाव में।
लेकिन जिस तरह से शव यात्रा में जनसुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष लगातार उस यात्रा के साथ बने रहे, इससे लगता है कि ये जो गुस्सा है वो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वो पीयूष को लाभ पहुंचाए, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि पीयूष जो धानुक जाति के हैं उनका अच्छा खासा वोट है उस इलाके में, लगभग 50,000 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसमें अगर जो यादव सेंटिमेंट उभरा है दुलार चंद यादव की हत्या के बाद, वो अगर इनके साथ आ जाता है तो हो सकता है कि ये दो जो बड़े दिग्गज हैं जिनकी बाहुबली वाली छवि है, एक अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं और एक सूरजभान की पत्नी बीना देवी चुनाव लड़ रही हैं, इनसे आगे कहीं पीयूष न निकल जाए ऐसा लगता है। अब बात यह है कि पूरा मामला क्या है। तो दुलार चंद यादव मोकामा के पुराने नेता रहे, लालू प्रसाद यादव के करीबी और भरोसेमंद रहे। मोकामा के टाल और बाढ़ क्षेत्र में अच्छा खासा राजनीतिक वर्चस्व रहा और इस वर्चस्व के पीछे अपराध की हिस्ट्री, हत्या से लेकर अपहरण और आपराधिक धमकी के कई सारे मामले उन पर दर्ज रहे। 2019 में पटना पुलिस ने दुलार चंद को कुख्यात बदमाश बताकर गिरफ्तार भी किया था। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आने के बाद दुलार चंद ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। इस बार वो पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के लिए प्रचार कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी की कोशिश थी कि आरजेडी से टिकट हासिल कर लें, नहीं मिला तो जनसुराज का दामन थाम लिया। दुलार चंद उनके साथ बने रहे। ये भी समझा गया क्योंकि दुलार चंद का संबंध लालू यादव और आरजेडी से रहा है, ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी को कुछ एक्स्ट्रा राजनीतिक फायदा हो सकता है। हाल फिलहाल में दुलार चंद ने अनंत सिंह की पत्नी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अनंत सिंह पर भी इसी तरह की बयानबाजी वो करते रहते थे। इन पर्सनल कमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर भी खींचतान मची रहती थी। दोनों तरफ से समर्थक भिड़े रहते थे। इसी माहौल में 30 अक्टूबर को दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए। हुआ ये कि टाल इलाके के तारतर गांव में एक सकरा सा रास्ता है, समानांतर गाड़ियां अगल बगल से नहीं निकल सकती। इसी रास्ते पर दोनों पक्षों के काफिले एक ही समय पर पहुंच गए आमने सामने। नारेबाजी हुई जो जल्द ही भिड़ंत में तब्दील हो गई। आरोप है कि दुलार चंद पर पहले गाड़ी चढ़ाई गई, फिर उसको गोली मारी गई। दुलार चंद के घर वालों की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, संजय सिंह और छोटन सिंह का नाम है। हत्या सहित दूसरी धाराएं लगाई गई हैं। दुलार चंद के पोते रवि रंजन ने न्याय की मांग की है। हम लोग ने यही सोचे कि दो बाहुबली, यही दिन लगी हम बाहुबली को देखना नहीं चाहते थे। बाहुबली के विरोध में हमारे दादाजी ने आवाज उठा रहे थे कि बाहुबली से जो कि मुक्ति होना चाहिए मोकामा की। यहाँ पर आया सब लोग, अनंत सिंह के पूरा टीम आया। हमारे यहाँ गोतिया है संजय जो प्रमुख है, वहाँ पर सब साजिश रचा गया। वहाँ पर सारा साजिश रचा गया प्रमुख के द्वारा, जो संजय है। यहाँ के गांव जो माके हैं, जो यहाँ पर लाला है, सब लोग राचिस रचा कि इसको मार दो, तब जाके गांव के रवि रंजन उभर रहा है। इस दुलार चंद यादव पर रवि रंजन की राजनीति कर रहा है, इसी के नाम पर राजनीति कर रहा है। हम मुखिया के कैंडिडेट थे सर, इसी बार हमको राजनीति को गंदा किया। धमकी भी मिला था कुछ दिन पहले अनंत सिंह के द्वारा। घटनास्थल पर देखिए मेरा दादा को हम डीड पाए। सुनिए, हमको दादा को गोली भी मारा, गोली मारला पर गाड़ी से रौद दिया। गोली कौन मारा? गोली मारा है जो कि अनंत सिंह है जो कि मरवाए, अपने से रिवाल्वर प्रशासन से छीन के अनंत सिंह अपने खुद गोली मारे हैं। वहीं अनंत सिंह का कहना है हत्या सूरजभान सिंह की साजिश है। इलाके में दोनों की अदावत काफी पुरानी रही है। इंडिया टुडे से जुड़े शशि भूषण की रिपोर्ट के मुताबिक अनंत सिंह का कहना है कि हम अपने काफिले और समर्थकों के साथ मोकामा टाल में वोट मांग रहे थे। इसी दौरान दूसरे उम्मीदवार के समर्थक नजर आए। हमारे काफिले को देखकर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मेरी गाड़ी काफिले से आगे निकल गई थी। मेरे काफिले में जो गाड़ियां पीछे रह गई थी उनको मेरे विरोधियों ने निशाना बना लिया। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि दुलार चंद सूरजभान का ही आदमी था, सबसे पहले उसने ही हाथ छोड़ा था। सारी तैयारी सूरजभान की ही थी कि किसी तरह लड़ाई झगड़ा हो तो वोट में खेल हो जाए। इधर सूरजभान ने इस हत्या को लोकतंत्र की हत्या बताया है। उनकी पत्नी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी फूट फूट कर रोईं, बोली कि सबने देखा है कि हत्या किसने की। और भी राजनीतिक एंट्रियां हुई। मसलन जन अधिकार पार्टी के सर्वेसर्वा पप्पू यादव भी दुलार चंद के घर पहुंच गए। बोले कि जिस तरह से हत्या हुई इंसानियत शर्मसार है। इस तरह से घसीट कर मारा गया वैसा तो जानवरों के साथ भी नहीं होता। अनंत सिंह का नाम लिए बिना पप्पू यादव ने कहा कि यहाँ जो भी वारदात होती है सब में एक ही व्यक्ति का नाम आता है। प्रतिक्रियाएं आरजेडी और कांग्रेस की ओर से भी आईं। तेजस्वी यादव बोले कि सत्ता के पाले हुए अपराधी एनडीए के महाजंगल राज में तांडव मचा रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है
अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? ये था मामले का कुल हिसाब किताब। जातीय समीकरण क्या और कैसे फिट हो रहे हैं, किसकी क्या चाहत और हसरत है, ये समझने के लिए आज का हमारा राजधानी शो जरूर देखें। हम आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। बीते दिनों हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा ने अनंत सिंह का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू बीच में ही रोकना पड़ा था क्योंकि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के सवालों पर अनंत सिंह नाराज हो गए थे। ये सवाल उनसे बिल्कुल अलग थे, जिनमें गैंगस्टर से नेता बने एक शख्स को महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है, जबकि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि सबसे तीखे सवाल पूछे जाएं। और जब गैंगस्टर्स और उनकी आपराधिक गतिविधियों का महिमा मंडन होने लगता है, हत्या, लूट, बलात्कार और संगठित अपराधों को क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, पसंदीदा कपड़े कौन से हैं, प्यार कैसे हुआ जैसी लफाजियों के जरिए बेचने की कोशिश होती है, तो ये अपने आप में लोकतंत्र के प्रति किया गया अपराध होता है। अपराध का महिमा मंडन कानून व्यवस्था के खिलाफ माहौल बनाता है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। हम सबको ये बात समझनी होगी और सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को भी। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर 31 अक्टूबर को एक बड़ी सुनवाई हुई। इन सभी पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप हैं। एक्टिविस्ट के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल पिछले 5 साल से जेल में हैं, ऐसे में जमानत के हकदार हैं। ये भी कहा कि अगर कोई आरोपी इतने लंबे समय से जेल में है और अगर इसी आधार पर जमानत मांगी जा रही है तो जमानत के विरोध में मामले की गंभीरता वाली दलील बेमानी हो जाती है। आरोपियों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे और कपिल सिब्बल ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तनहा को मिली जमानत का जिक्र किया। ये तीनों भी इसी मामले के आरोपी थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें जून 2021 में जमानत दे दी थी। आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि मुकदमे में देरी अभियुक्तों की वजह से नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट में कई बार सुनवाई केवल इसलिए टली क्योंकि या तो कभी सरकारी वकील मौजूद नहीं थे तो कभी जज या स्टाफ। सिब्बल ने कहा कि दंगों से जुड़ी 750 से ज्यादा एफआईआर में उमर खालिद केवल एक ही मामले में आरोपी हैं। वहीं शर्जील के लिए कहा गया कि उनके भाषणों का संबंध दिल्ली दंगों से नहीं था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में कहा कि आरोपियों ने सोच समझकर दंगों की साजिश रची थी। उनका मकसद रजीम चेंज था, यानी सत्ता परिवर्तन। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी गुजरात पहुंचे, जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी में पीएम मोदी ने फूल चढ़ाए। इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने हुई परेड, जिसके लिए पहले से बताया गया था कि गणतंत्र दिवस जैसी भव्य परेड होगी, हुई भी। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और कई राज्यों की पुलिस ने हिस्सा लिया। एकता में विविधता की थीम पर 10 रंग बिरंगी झांकियां भी देखने को मिली। सरदार पटेल की जन्मस्थली से प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू पर निशाना साधा। बोले, सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया, आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की। बोले कि पीएम मोदी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो आरएसएस पर बैन लगा दें। मोदी सरकार ने इस
58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इनके जमाने में हुआ, मोदी जी के जमाने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। ललन टॉप शो की समाप्ति से पहले एक जरूरी सूचना, कल यानी 1 नवंबर को शाम को 6 बजे बूझो तो बिहार, जो हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, उसका दूसरा पार्ट आ रहा है। पहला पार्ट बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी देता है और दूसरा पार्ट रोजगार के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में संपूर्ण एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी देता है। उसको कल आप शाम 6 बजे से देख सकते हैं। ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर चुके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? बरस गई, लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Literally summoned by the chief minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।